Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के जो एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी काफ़ी कैंडिडेट्स कर रहे हैं हिंदी विषय से। जी हाँ दोस्तों, तो कई कैंडिडेट्स की जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आई कि सर एक टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट करें हिंदी विषय के लिए, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो उनको हम सीरीज में रखें, टेस्ट में रखें, ताकि अच्छी तैयारी आप कर सकें और साथ ही जो तैयारी आप कर रहे हैं तो उस तैयारी का आकलन भी, मूल्यांकन भी आप कर सकें। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज में लेकर के आया हूँ ये बिल्कुल निःशुल्क है। जी हाँ दोस्तों, कोई चार्ज इसका नहीं है, निःशुल्क है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हमने सरल क्वेश्चंस और कठिन क्वेश्चंस दोनों तरह के प्रश्न हमने रखे हैं और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, इन प्रश्नों की आने की संभावनाएं रहती है और कई बार ये प्रश्न आ भी चुके हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सरल प्रश्न, क्योंकि कई बार जो सरल प्रश्न होते हैं उनको ही हम ढंग से नहीं पढ़ते और कन्फ्यूज हो जाते हैं परीक्षा देते टाइम, और उन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर आते हैं, ताकि और इसका रिजल्ट ही निकलता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके पहले 10 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। 11वें नंबर की टेस्ट सीरीज आज हम अपलोड कर रहे हैं आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे और आने वाले अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल है, कृष्ण बिहारी मिश्र भी है, गणेश बिहारी मिश्र भी है, लेकिन कृष्ण बिहारी जो मिश्र है ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 3 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, SSG यानी कि सुख, श्याम और गणेश। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अगर आप कॉलेज लेक्चरर या फिर आप नेट JRF की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ज्वाइन करें, पूरे क्वेश्चन हल करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया गया है क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। जी हाँ दोस्तों, देखिए संविधान में जो सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत की गई है वो भाषा क्या कहलाती है? दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा अलग है, और संपर्क भाषा भी नहीं है, बचा के राजभाषा। जी हाँ दोस्तों, तो सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान में सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया गया है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति, परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है विकल्प 2, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? जी हाँ दोस्तों, भक्तमाल के अनुसार, देखिए प्रश्न बहुत आसान है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भक्तमाल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, किसके अनुसार? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही जवाब है विकल्प 4। जी हाँ दोस्तों, 12, यानी कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? जी हाँ दोस्तों, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव, चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर विकल्प 2, चिंतामणि। जी हाँ दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। जी हाँ दोस्तों, इतिहास तिमिरनाशक जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो इसका सही जवाब है विकल्प 4, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। देखिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत कौन से ग्रंथ में है? 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता,
और वचनामृत। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत कौन से ग्रंथ में है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, 84 वैष्णवन की वार्ता। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए 252 वैष्णवन की वार्ता भी, लेकिन इसमें वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र है विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत 252 वैष्णवन की वार्ता में है। लेकिन वल्लभाचार्य की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है और कई बार परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न हमने रखा है। देखिए लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, रस निष्पत्ति, गुणदोष, काव्यांग विवेचन। तो दोस्तों इसका सही अर्थ है विकल्प 4 काव्यांग विवेचन, यानी कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? काव्यांग विवेचन। बढ़ते हैं आगे। काव्यालंकार के रचयिता, देखिए ये ग्रंथ है काव्यालंकार, इसके रचयिता कौन है? भरत, भामह, कुंतक, दंडी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए काव्यालंकार की बात करें तो काव्यालंकार जो ग्रंथ है उसके रचयिता है आचार्य भामह। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? देखिए प्रगतिशील आलोचक नहीं है। नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में दरअसल कैंडिडेट्स प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में टिक लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है किसी भी एग्जाम में प्रश्नों को हल करते समय। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बात करें तो शिवदान सिंह चौहान जो है वो भी प्रगतिशील आलोचक हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त भी है, रामविलास शर्मा भी, बचा को नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी प्रगतिशील आलोचक नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत, शोरसेनी अपभ्रंश या प्राकृत। जी हाँ दोस्तों, देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब भी विकल्प 3 शोरसेनी अपभ्रंश। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो शोरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, अर्ध कथानक। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इन चारों में से कौन सी कृति है जो आत्मकथा है? तो यहाँ पर देखिए कलम का सिपाही आत्मकथा नहीं है, चीड़ों पर चांदनी भी नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत अच्छा उपन्यास है, तो ये भी आत्मकथा नहीं है। बचा क्या? अर्ध कथानक, ये आत्मकथा है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प 4 अर्ध कथानक। ये क्या है? आत्मकथा है बनारसी दास की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है काशी नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, काशी नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1888, 1890, 1893, 1896। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों 1893। जी हाँ दोस्तों, काशी नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना की बात करें तो 1893 में इसकी स्थापना हुई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ढंग से प्रश्न को पढ़ना है। काशी नागरी परिचारिणी सभा पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1893। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है काशी नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना में कौन शामिल नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काशी नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास शामिल थे, राम नारायण मिश्र शामिल थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह शामिल थे, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र शामिल नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए दोस्तों, कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है काशी नागरी परिचारिणी सभा जो है उसकी स्थापना में कौन कौन शामिल थे, या स्थापना जो इसकी हुई तो कौन इसके प्रमुख सदस्य थे। तो इसको आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। राम श्याम शिव, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार शिव, बाकी प्रताप नारायण मिश्र गलत जवाब है। अगला प्रश्न है काशी नागरी परिचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, काशी नागरी परिचारिणी सभा जो है जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, इसके प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। अगला प्रश्न है कविता का विषय मनोरंजन या उपदेशजनक होना चाहिए?
यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु और हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता क्या है इसके बारे में बताते हुए कहा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। तो ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्रीधर पाठक, ब्रजरत्न दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सत्यनारायण कविरत्न। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा? इसका सही जवाब है विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब व कहाँ से हुआ? बनारस से 1893 ईस्वी में, बनारस से 1896 ईस्वी में, कोलकाता से 1893 ईस्वी, कोलकाता 1896 ईस्वी। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्न जो है वो पढ़ा था काशी नागरी प्रचारिणी सभा, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब व कहाँ से हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, बनारस से 1896, यानी कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना जो है वो हुई थी 1893 में। उसके 3 साल बाद यानी कि 1896 में ही काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका यानी कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, और वो भी कहाँ से हुआ? बनारस से 1896 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है धारा 340 से 350 तक, धारा 351 से 353 तक, धारा 343 से 351 तक, धारा 344 से 352 तक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है धारा 343 से 351 तक। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 3 इसका सही जवाब, यानी कि संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो धारा 343 से 351 तक इसका उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत, मधुमालती। दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाते तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। देखिए कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रामचरितमानस की बात करें तो अवधी भाषा की रचना है, पद्मावत अवधी भाषा की है, मधुमालती भी अवधी भाषा की, लेकिन विनय पत्रिका की अगर हम बात करें तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा की। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 विनय पत्रिका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो। जी हाँ दोस्तों, आलाखंड नामक जो रचना है, इस रचना का एक और लोकप्रिय नाम है, वो है दोस्तों परमाल रासो, विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 परमाल रासो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? यानी कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे अधिक विद्वानों द्वारा मान्य है वो कौन सा मत है? रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है, रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई है, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यदि सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है, ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, यानी कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। ये इसका सही जवाब होगा, इसका उपयुक्त मत माना गया है। तो इसका सही जवाब विकल्प 3 रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। अगला प्रश्न है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं? वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? चंद्रवरदाई, बिहारी भूषण, घनानंद। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, यानी कि कवि भूषण। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने कवि भूषण के लिए कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 कवि भूषण। अगला प्रश्न है जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिशलदेव रासो, परमाल रासो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको समझिएगा, ये आपको याद होना
चाहिए। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में टिप्पणी किए कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 परमाल रासो। जी हाँ दोस्तों, परमाल रासो के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को काल कर्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या नेट जेआरएफ हो। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न जो हैं उनको भी आप अच्छे से याद करें। तो देखिए निम्नलिखित कवियों को काल कर्म के अनुसार आरोही क्रम में आपको जमाना है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ दोस्तों, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। ईश्वरदास की बात करें दोस्तों तो 1480 इनका जन्म समय ठहरता है। कितना? 1480। तुलसीदास की बात करें तो 1532। जी हाँ दोस्तों, 1532। केशव 1555। कितना? 1555। और नाभादास की बात करें तो 1570। 1570। तो इस तरीके से इन कवियों को कालक्रम के अनुसार यदि हम जमाएंगे आरोही क्रम में तो सबसे पहले ईश्वरदास आएंगे, फिर तुलसीदास, फिर केशवदास, फिर अंत में नाभादास। तो दोस्तों ये था आपके लिए टेस्ट नंबर 11। जी हाँ दोस्तों, अभी और भी निरंतर बहुत से टेस्ट इस सीरीज़ के अंतर्गत हम डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली पूरा फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।